अध्याय 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, जिसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में रासायनिक बंध क्या है, कितने प्रकार का है, जिसमें पहला प्रकार आयनिक बंध को हम पढ़े थे। आयनिक बंध क्या था, उसकी क्या विशेषता है, आयनिक यौगिकों के या आयनिक ठोस में क्या क्या गुण थे, इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया है। अब हम इसमें आयनिक यौगिक में जो जालक ऊर्जा आपको बताया गया था, उसकी गणना करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बॉर्नहेबर। उन्होंने अपना एक नियम दिया, एक सूत्र दिया, जिसे हम बॉर्नहेबर साइकिल या चक्र कहते हैं। बॉर्नहेबर चक्र या साइकिल क्या है? बॉर्नहेबर चक्र जो होता है वो किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा की गणना के लिए इसे लिया जाता है। आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? U से, कैपिटल U से हम इसे दर्शाते हैं। आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा जो होती है, जालक ऊर्जा किसी एक मोल आयनों के, धनायन और ऋणायन के अपने अवयवी तत्व से एक मोल क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। यह हेन्स के नियम पर भी आधारित है। हेन्स का नियम है कि कोई प्रक्रिया आप हेन्स ने अपना एक नियम दिया था, उस नियम को भी यहाँ पे बॉर्नहेबर ने अपने सिद्धांत में लिया। हेन्स का नियम क्या है? कोई प्रक्रिया एक पद में हो, चाहे एक से अधिक पद में संपन्न किया जाए, कुल एनर्जी परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन जो होता है, दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान समान होता है। फिर से, कोई प्रक्रिया एक पद में संपन्न कराया, चाहे एक से अधिक पद में, दोनों ही प्रक्रियाओं में कुल ऊर्जा परिवर्तन समान होता है। जैसे उदाहरण मान लो, आप A से D बनाना चाहते हैं, तो आप A से D बनाने के लिए दो प्रक्रियाओं को लिया। आपने पहले A से सीधा C बनाया और C से बनाया आपने D। मान लीजिए प्रक्रिया दो पद में हुई, इसमें जो एनर्जी निकलेगा, और अगर हम दूसरा पद लेते हैं जिसमें हम मान लीजिए A से सीधे ही D बना रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई यौगिक बना रहे हैं, तो यह पद एक है, तो इसमें एनर्जी जो मुक्त होगी ऊर्जा, और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती, दोनों ही प्रक्रियाओं में समान है। पद को हमने कई पदों में लिया है, क्रिया को हमने कई पद में लिया है, लेकिन एनर्जी या ऊर्जा जो है वो समान है। तो इस नियम को इस बॉर्नहेबर चक्र में भी उपयोग किया गया है। कौन सा नियम है यह? हेन्स का नियम। बॉर्नहेबर ने एक उदाहरण लिया, उन्होंने NaCl के बनने का उदाहरण लिया। सबको मालूम होगा सोडियम जो होता है हमेशा ठोस अवस्था में मिलता है। सोडियम हमेशा S का मतलब ठोस अवस्था में मिलता है सोडियम। हम सोडियम को लेते हैं जो ठोस अवस्था में है, और इसकी क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में मिलता है, क्लोरीन के अणु के रूप में। एक सोडियम एक अणु से नहीं क्रिया करता, ये आधा अणु मतलब एक परमाणु से क्रिया करता है। और चूंकि क्लोरीन कौन सी अवस्था में रहता है? G मतलब गैस अवस्था में, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। जो NaCl भी बनता है वह भी हमेशा ठोस अवस्था में बनता है, और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। देखने में ये क्रिया आपको बहुत सरल लग रही है, सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि सोडियम है ठोस था, क्लोरीन है वो गैस है, और दोनों मिल गए और क्या बना लिए? NaCl। वास्तव में ये जो क्रिया होती है कई पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले इस क्रिया को हम
पहले पद को देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए सोडियम ठोस है। ठोस कभी गैस के साथ सीधे क्रिया नहीं कर सकता, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम है उसको हमको इस अवस्था मतलब गैस अवस्था में लाना पड़ेगा। तो सोडियम को गर्म करते हैं और कौन सी अवस्था में लाते हैं, गैसीय अवस्था में। अगर हम रिएक्शन देखते हैं रासायनिक क्रिया, तो सोडियम जो था कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था सॉलिड अवस्था में। इसको हमने गर्म किया, कौन सी ऊर्जा दी, एस। एस का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर ठोस जो होता है वो द्रव अवस्था में न जाके सीधे कौन सी अवस्था में चले जाता है, गैस अवस्था में। पहला पद इसका क्या लिया, जब हम सोडियम ठोस सोडियम को लेते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में न जाके कौन सी अवस्था में जाता है, सीधे गैस अवस्था में जाता है। तो इस ऊर्जा को जो हमने उसको दिया है सोडियम को, उस ऊर्जा को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। और यहाँ पे चूंकि यह बाहर से दी जा रही है ऊर्जा, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाए हैं, धन का चिन्ह लगाए हैं। अब हमारा सोडियम है वो गैस से कौन सी अवस्था में आ गया है, ठोस अवस्था में। अब दूसरा पद लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन अभी यहाँ पे क्लोरीन जो है वो गैस है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे एक परमाणु नहीं है, इसके कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। हमको कितने परमाणु चाहिए यहाँ पे, 1 परमाणु। आपको पता होगा कि कभी क्लोरीन है वो Cl अवस्था में नहीं मिलता, हमेशा कौन सी अवस्था में मिलता है, Cl2 या क्लोरीन अणु की अवस्था में मिलता है। तो इस अणु को हमको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए इसको कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है, वियोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं इसको, वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा को इंग्लिश में कहा जाता है डिसोसिएशन। तो वियोजन की ऊर्जा कैसी रहेगी, इसकी आधी रहेगी, क्योंकि हमने आधा ही परमाणु को, एक अणु से आधे परमाणु को लिया है। और यह क्लोरीन है वो किस अवस्था में आ जाएगा, गैस अवस्था में। अगला लेते हैं हम इसका तीसरा पद, जिसमें तीसरे पद में हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम है कभी क्रिया नहीं करता क्लोरीन के साथ सीधा। हमने अभी पिछले कक्षाओं में पढ़ा कि ये क्योंकि NaCl है वो आयनिक यौगिक है, इसमें Na+ होता है और Cl- होता है। तो सोडियम जो गैस अवस्था में चले गया है, इस गैस को हमको किस अवस्था में लाना पड़ेगा, आयन अवस्था में। परमाणु से हमको कौन सी अवस्था लेनी पड़ेगी, आयन अवस्था। तो इसके अंतिम कक्ष के 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। सोडियम के अंतिम कक्ष के 1 इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा का नाम होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, I से। चूंकि इस ऊर्जा को हम बाहर से दे रहे हैं इसलिए यह ऊर्जा भी कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। अगला अब हमारा जो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन भी यहाँ पे क्लोरीन के फॉर्म में है, क्लोरीन परमाणु के फॉर्म में। हमको क्लोरीन नहीं चाहिए, कौन चाहिए, क्लोराइड आयन चाहिए। तो हम क्लोरीन जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा और उस समय इन दोनों के बंधन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, अब ये मुक्त हो रही है तो मैंने देखी यहाँ पे चिन्ह लगाया है ऋण का। ऋण का मतलब होता है बंध बना है और ये ऊर्जा है वो तंत्र से बाहर जा रही है। इस ऊर्जा को EA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में कहा जाता है इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ये क्लोरीन किस में बदल गया है, क्लोराइड आयन में। फिर से पद लेते हैं, सोडियम सॉलिड था, ठोस था, उसको हम गर्म करके गैस में बदले। क्लोरीन अणु था, उसको हम वियोजित करके परमाणु में बदले।
सोडियम गैस हमको नहीं चाहिए, हमको सोडियम गैस का आयन अवस्था चाहिए, तो हमने इसको ऊर्जा दी और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको धन आयन में बदला। उसके बाद चौथे पद में देखिए क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उस समय जो ऊर्जा मुक्त हुई उसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और वह क्लोराइड आयन में बदल गया। अब इन सभी क्रियाओं का जो योग होता है, देखिए पांचवी क्रिया हो रही है ये, इसको अगर हम पूरा हटा दें तो हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है, सोडियम रासायनिक क्रिया में देखिए सोडियम किस अवस्था में है, धन आयन की अवस्था में है और यह भी गैस अवस्था में है। क्लोरीन है वो क्लोरीन Cl2 नहीं है, कैसा है यह, अब बन गया है क्लोराइड आयन Cl-, ये भी कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। और इन दोनों ने मिलकर NaCl Na+Cl- का क्रिस्टल जालक बनाया, और जब ये बंध बनाए तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त हुई उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। इस जालक ऊर्जा को हम U से दर्शाएंगे, U या लैटिक एनर्जी इसको कहा जाता है, चूंकि ये भी प्रक्रिया के दौरान बाहर निकल रहा है, इस यौगिक की जो आंतरिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है, इसलिए इस ऊर्जा का मान भी हमेशा याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। जालक ऊर्जा चूंकि बंध बनने में मुक्त ऊर्जा है, इसलिए इसका मान भी हमेशा कैसा रहता है, ऋणात्मक होता है। अब हम यहाँ पे प्रत्येक पद की पहला, दूसरा, तीसरा, पहला क्या था, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा कौन सा था, वियोजन ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा थी सोडियम से सोडियम आयन बनने पर आयनन ऊर्जा, चौथी ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो क्लोरीन से क्या बनाने पर मुक्त हुई है, क्लोराइड आयन बनाने पर मुक्त हुई है। ये क्लोरीन भी गैस था और ये क्लोराइड भी कैसा है आपका, गैस अवस्था में है। अब सोडियम और क्लोरीन बनने पर NaCl जो आपका ठोस अवस्था बना है, जालक ऊर्जा, उस जालक ऊर्जा की आपको अगर गणना करने के लिए कहा गया तो आप इन सभी ऊर्जाओं की सहायता से जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसको बॉर्नहेबर ने बताया था। बॉर्नहेबर ने इसके मान भी दिए, जैसे इससे हम एक चक्र से भी दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सोडियम। सोडियम कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में। इसको हमने कौन सी ऊर्जा दी थी, ऊर्ध्व पातन की ऊर्जा, जिसको हमने किससे दर्शाया, S से। ये प्लस में रहेगा क्योंकि ऊर्जा हम बाहर से दे रहे हैं, तो ये किस में बदल गया, सोडियम है वो किस में बदल गया, गैस में। अब सोडियम को फिर से हम एक ऊर्जा दिए थे जिसे हमने कहा था आयनन ऊर्जा। इस आयनन ऊर्जा को भी हम बाहर से दिए हैं, इसलिए ये भी धनात्मक होगा और ये हमारा बन गया सोडियम Na+ गैस आयन। अब अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन Cl2 था, इसको हम सबसे पहले वियोजन ऊर्जा दिए। वियोजन ऊर्जा से ये किस में बदल गया, क्लोरीन के परमाणु में। ये गैस था और ये भी आपका गैस था। उसके बाद हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, प्लस किया मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो
इसमें जो ऊर्जा मुक्त हुई उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता EA, चूंकि ये बाहर मुक्त हो रहा है इसलिए ये माइनस में है। अब यहाँ पे बना हमारा Cl माइनस गैस। अगर हम इसको 1 मोल लेते हैं सोडियम प्लस को और दूसरा हमने लिया क्लोरीन माइनस को, कितना मोल लिया है? 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल क्लोरीन आयन, तो आपका एक नया संरचना बनता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों के संयोग से हमारा क्या बनता है? NaCl ठोस, और इसके साथ जो ऊर्जा मुक्त हुई उसको हम क्या कहते हैं? ये माइनस में रहेगा जालक ऊर्जा, या इसी को हम कहते हैं माइनस यूलेटिक एनर्जी। इसमें आपका चूंकि सोडियम क्लोरीन के साथ प्लस करके या जुड़कर NaCl बनाया, तो इस समय जो ऊर्जा मुक्त हुई, हमने 1 मोल नहीं कहा, अब ऊर्जा केवल मुक्त हो रही है बोल रहे हैं। चूंकि ये बनने पर ऊर्जा हो रही है इसलिए उस ऊर्जा को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा HF। H का मतलब होता है एंथैल्पी, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, F का मतलब होता है फॉर्मेशन या बनना। Na और Cl से NaCl बनने पर कुल एंथैल्पी परिवर्तन या संभवन की ऊष्मा जो होती है इसे हम संभवन ऊष्मा या फॉर्मेशन की एंथैल्पी, इसे हम डेल्टा HF से दर्शाते हैं। अगला लेते हैं, कभी कभी आपको इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि Na से सोडियम या क्लोरीन या कोई अन्य यौगिक आपको आयनिक यौगिक बनाने के लिए दे देगा और पूछेगा कि इससे आयन से एक धन आयन और एक ऋण आयन से एक नया आयनिक यौगिक बना, और कुछ ऊर्जाओं के मान आपको दे दिए जाएंगे और उससे आपको निकालना पड़ेगा। कभी हो सकता है इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालने बोला, या आयनन ऊर्जा का मान, या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, या वियोजन ऊर्जा। तो इससे हम सबसे पहले इसका महत्व वर्णहैबर में जालक ऊर्जा की गणना में होता है, क्योंकि जालक ऊर्जा आंतरिक होती है, उसका कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्टली बाकी सभी ऊर्जाओं से इस जालक ऊर्जा की गणना की जाती है। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि NaCl बनने पर जालक ऊर्जा की गणना करो। NaCl के निर्माण में क्या है, जालक ऊर्जा कितना है निकालिए। हमने आपको कुछ मान दे दिए, जैसे सोडियम की सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा हमने अभी बताया। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मतलब सॉलिड से गैस बनना, तो सोडियम की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा जिसे हम S से दर्शाते हैं, बराबर आपका मान दे दिया 108.5 किलो जूल पर मोल है। दूसरा पद में हमने बोला कि क्लोरीन वियोजित होता है, तो क्लोरीन के वियोजन की ऊर्जा दे दिया। क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा बराबर दिया है आपका 243.0 किलो जूल पर मोल। तीसरा वियोजन के बाद तीसरा ऊर्जा मान लीजिए दिया है आपका सोडियम धनायन जो बनता है, आयनन ऊर्जा, सोडियम की आयनन ऊर्जा, इसको हमने लिया D, इसको लिया हमने S। आयनन ऊर्जा को हम लेते हैं I E, और यह मान हमारे पास है मान लीजिए
495.2 किलो जूल पर मोल। चौथा क्लोरीन है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की हमने ली इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम EA कहते हैं। चूंकि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के दौरान बोल रहे हैं कि ऊर्जा बाहर मुक्त होती है, इसलिए इसका मान कैसा रहेगा, ऋणात्मक 348.3 किलो जूल पर मोल है। और हम बता रहे हैं कि संभवन की ऊष्मा भी हमको दिया है H, डेल्टा HF या संभवन की एंथैल्पी, NaCl के संभवन की एंथैल्पी, चूंकि ये भी बाहर मुक्त होगा इसलिए यह मान है 381.8 किलो जूल पर मोल। अब हमको इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके लिए लैटिक एनर्जी की गणना कीजिए, जालक ऊर्जा U की गणना कीजिए। तो हम सारे मान को ले लेते हैं। जब NaCl बनता है तो फॉर्मेशन की एंथैल्पी डेल्टा HF बराबर, एंथैल्पी मतलब किसी तंत्र की समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग। तो पहली ऊर्जा कौन सी दिख रही है आपको, ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा, सब्लिमेशन। दूसरी ऊर्जा कौन सी दिख रही है, वियोजन की। चूंकि ये वियोजन है, हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, हमारा आधा हुआ है तो हाफ D प्लस आयोनाइजेशन की एनर्जी, आयनन ऊर्जा। चौथी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और पांचवी इसमें ऊर्जा जो है वो है इसकी जालक ऊर्जा। फिर से देखते हैं, जब NaCl बना तो उस समय तंत्र में कुल कितने प्रकार की ऊर्जाओं का योग है, तो ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा, वियोजन की ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता EA और आपका है जालक ऊर्जा। हमको प्रश्न पूछा गया है, चूंकि पहले ही प्रश्न में हमको क्या दे दिया गया है, एंथैल्पी, फॉर्मेशन की एंथैल्पी या संभवन की एंथैल्पी हमको पहले से ही दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा के लिए U को अपनी जगह में रहने देते हैं और सारे मान को, कौन कौन से मान को, सबली ऊर्ध्वपातन, वियोजन, आयनन, इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम कौन से साइड ले आते हैं, आपका विपरीत पक्ष में ले आते हैं। पक्ष को हम बदल रहे हैं, यहाँ पे आपका धन था तो जैसे ही हम क्रिया को बदलेंगे तो यहाँ पक्ष बदलने से क्रिया भी बदल जाएगा। क्या निकलेगा आपका, डेल्टा HF, ये सब इधर आएंगे तो ये हो गया माइनस S माइनस हाफ D माइनस I E माइनस E A माइनस U। इसमें माइनस EA, U जो प्लस में था वो अपनी जगह पे है, बाकी मान आ गए। इसमें सभी मान को रख देते हैं। पहला हम सबसे पहले देखते हैं संभवन की एंथैल्पी कितनी है, तो मान देख लीजिए, ऋण 381.8। दूसरा S का मान लेते हैं, S का मान देखिए कितना है, 108.5। इसमें तीसरा मान है वियोजन की ऊर्जा, तो वियोजन की ऊर्जा के पहले हमने हाफ लगाया और ये ऊर्जा का मान कितना है, 243।
उसके बाद आयनन ऊर्जा का मान लेते हैं। आयनन ऊर्जा का मान दिया है आपका 495.2 किलो जूल और अंत में है आपका मान माइनस इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान दिया है 348.3 किलो जूल पर मोल। पूरे प्रश्न को हल करने पर चूंकि ये ऋण क्या हो जाएगा आपका धन, इसको हम यहीं पे धन कर देते हैं। इसे हम हल करते हैं तो हमारा कुल मान आता है 758.7 किलो जूल पर मोल। चूंकि ये मान आपका ऋणात्मक आएगा, इसलिए इस ऋणात्मक मान से हम समझते हैं कि यह ऊर्जा मुक्त हो रही है। इस जालक ऊर्जा के मान का जो ऋणात्मक मान है वह दर्शाता है कि क्रिया के दौरान ऊर्जा है वो बाहर मुक्त होगी, इसलिए यह मान हमारा ऋणात्मक में आया है। तो बॉर्न हाइबर साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका अनुप्रयोग है कि अगर आपको किसी आयनिक यौगिक के बनने पर जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ उन ऊर्जा परिवर्तनों को आपको दे दिया जाए तो इस सूत्र की सहायता से, सूत्र है आपका, इन सूत्रों की सहायता से आप मान लीजिए कभी जालक ऊर्जा दिया है और संभवन की ऊष्मा निकालना है तो आप इसी सूत्र से मान रख के गणना कर सकते हैं। माना कि सारे मान दिए हैं आपको और आयनाइजेशन एनर्जी का मान निकालने बोला है, आयनन ऊर्जा का मान, तो आप इसका गणना कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाकी मान की सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान की भी गणना कर सकते हैं, या वियोजन ऊर्जा की भी हम गणना कर सकते हैं। तो यह जो चक्र था बॉर्न हाइबर चक्र, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। इसके अनुप्रयोग अगर आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया तो आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की गणना, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, जालक ऊर्जा, संभवन की ऊर्जा, या आपका क्रिस्टल की अन्य जो ऊर्जाएं हैं, वियोजन की ऊर्जा, इनकी हम गणना कर सकते हैं। अगला हमारा विषय है दूसरा बंध। हमने पहला बंध आयनिक बंध पढ़ा। आयनिक बंध में हमने पढ़ा कि आयनिक बंध तब बनता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और दोनों के बीच जो बंध बनता है इलेक्ट्रॉन देने या लेने से, उस बंध को हम सहसंयोजक बंध, उस बंध को हम विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे जिसको हम कहते हैं बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगला बंध है आयनिक बंध के बाद दूसरा बंध हमें पढ़ना है सहसंयोजक बंध। नाम से पता चल रहा है सहसंयोजक, संयोजक मतलब यह दो परमाणुओं की साझेदारी पर आधारित है।
साझेदारी कब होती है? जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक नहीं होता। हमने ये बोला कि कोई भी परमाणु है वो अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, इसी के लिए वह इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन देने लेने पर उसमें जो बंध होता है वो आयनिक बंध था। अब दूसरा बंध सहसंयोजक बंध नाम से पता चल रहा है, साझेदारी से बनता है। मान लीजिए दो बच्चे हैं आप, एक के पास पेंसिल है और एक के पास पेन है, लेकिन जब आपको लिखने के लिए कहा गया और उस लिखावट में आपको दोनों की आवश्यकता है, पेन की भी आवश्यकता है और पेंसिल की, तो वहाँ पे आप एक ही उपाय लगाएंगे कि उसको बीच में रखेंगे और दोनों जब जिसकी जरूरत होगी उसका उपयोग करेंगे। उस पेन और पेंसिल पर दोनों की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। वैसे ही जब कोई परमाणु है जिसमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक नहीं होता, जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। अंतिम कक्ष में देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने लिया ऑक्सीजन, इसका संयोजकता कोश बनाया, इसमें 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ऑक्सीजन परमाणु अवस्था में रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहता, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का क्या बनाता है? अणु। कैसे अणु बनाएगा? दूसरा जो ऑक्सीजन है, ये पहला ऑक्सीजन था और ये आपका दूसरा ऑक्सीजन है, उसके भी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इसके भी 6 है संयोजकता कोश में, पहले ऑक्सीजन के और दूसरे ऑक्सीजन के भी संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इससे भी पहले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इन्होंने एक साझेदारी किया, इसके इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। अब मैं दो 4 और ये 2 6, 2 2 4 2 6 पहले ऑक्सीजन के हैं, ये 2 2 4 और ये 2 6 आपके दूसरे ऑक्सीजन के। दोनों ने क्या किया है? साझेदारी कर दिया है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में आ गए हैं। इस सेल को देखिए, अब गिनिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस संयोजकता कोश में 2 2 4 2 6 और 2 किसके हैं? दूसरे ऑक्सीजन के। इस ऑक्सीजन के भी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 2 4 2 6 और ये 2 जो साझेदारी से मिले हैं, टोटल 8। तो कहने का मतलब दोनों ऑक्सीजन ने अपना अपना अष्टक पूरा कर लिया। कैसे पूरा किया? एक एक 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे 2 संयोजक बंध देखेंगे। जैसे उदाहरण और लेते हैं हम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में देखिए अंतिम कक्ष में सबसे सरल उदाहरण है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन में है और दूसरे हाइड्रोजन में भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने साझेदारी कर ली। अब देखिए इसके अंतिम कक्ष में एक इस स्वयं का और ये एक दूसरे हाइड्रोजन का, और दूसरे हाइड्रोजन में एक स्वयं का है और एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का। इस तरह से एक सहसंयोजक बंध बनने में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो बीच में है उस पर दोनों परमाणु का बराबर का हिस्सा या बराबर का साझेदारी रहता है। उसी तरह से ऑक्सीजन में देखते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और दोनों साझेदारी से यहाँ पे 2 सहसंयोजक बंध बने हैं। यहाँ पे मैंने आपको समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बताया। ऐसा नहीं है कि समान परमाणुओं के बीच ही सहसंयोजक बंध बनता है। एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण के लिए PCl5 को लेते हैं, फास्फोरस।
पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। उदाहरण लेते हैं हम फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 17 होता है परमाणु क्रमांक। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। इनमें जब फास्फोरस को लेते हैं तो इसके अंतिम कक्ष में देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिया। इसकी संयोजकता कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अब हम क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन के अंतिम कक्ष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इस फास्फोरस के परमाणु ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किससे की है? क्लोरीन के पहले परमाणु से, और एक सहसंयोजक बंध बनाया। हम इसे ऐसे दर्शा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्लोरीन, कुल क्लोरीन की संख्या कितनी है? 3। दूसरा क्लोरीन लेते हैं हम। इसके भी अंतिम कक्ष में देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस क्लोरीन में? 8। फास्फोरस के भी कितने हुए? 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी भी फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन के साथ इसका दूसरा सहसंयोजक बंध बना। अब तीसरा क्लोरीन लेते हैं। इसके भी अंतिम कक्ष में हम देखते हैं 2, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7। अब ये फास्फोरस से एक साझेदारी किया तो इसके अंतिम कक्ष में देख लीजिए टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 1, 8। फास्फोरस के भी अंतिम कक्ष में देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस तरह से फास्फोरस और क्लोरीन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया साझेदारी से और पूरा सहसंयोजक बंध 3 सहसंयोजक बंध बनाया है। इसमें इनकी संरचना को देखते हैं तो इसमें हमने 3 सहसंयोजक बंध को दर्शाया है। इस तरह से आप लोगों ने इसे लिखा होगा कि फास्फोरस जो होता है इसने अपना अष्टक क्लोरीन के एक परमाणु से पूरा नहीं किया। कितने परमाणु से पूरा किया है? 3 पर अलग अलग परमाणुओं की साझेदारी से इस सहसंयोजक बंध को बनाया है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सहसंयोजक बंध बनाने वाले जो परमाणु होते हैं उनकी मुख्य बिंदु है उनकी विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उनके विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होना चाहिए। दूसरा, वो परमाणु सहसंयोजक बंध बना रहे हैं वो परमाणु एक ही जैसे भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 का बनना, ऑक्सीजन के अणु का बनना, उसमें ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लिए थे। या फिर जैसे हमने एक उदाहरण और दिया कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें फास्फोरस अलग परमाणु है और ये अलग परमाणु 3 अलग अलग तरह के क्लोरीन के परमाणु के साथ भी मिलकर अपना अष्टक पूरा करता है। तो सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसमें 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। अगला है हमारा सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध है वो कितने प्रकार के होते हैं
यह उनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के आधार पर इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला सहसंयोजक बंध के आधार पर एकल बंध, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध का डबल बंध। पहला होता है आपका एकल बंध, दूसरा होता है द्विबंध और तीसरा होता है बहुबंध के अंतर्गत आते हैं ये त्रिबंध। 3 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता एक परमाणु, 4 सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता, क्योंकि जब 4 बंध बनाएगा तो वह किसी भी ऐसा परमाणु अभी तक ज्ञात नहीं है जिसमें एक परमाणु ने सीधे दूसरे परमाणु के साथ सीधे ही 4 बंध बनाए हैं। पहला एकल बंध, इसे हम एकल बंध ही कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। दूसरा बंध को द्विबंध या त्रिबंध को हम बहुबंध के अंतर्गत लेते हैं। उदाहरण लेते हैं जैसे एकल बंध का। उदाहरण में जैसे आप ले सकते हो क्लोरीन का बनना, क्लोरीन Cl2 का बनना। अभी हमने देखा कि क्लोरीन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, किसका बनना, Cl2 का बनना। एक क्लोरीन के अंतिम कक्ष में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और ये हो गया आपका एक 7। दूसरे क्लोरीन के भी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। अब देखिए दोनों क्लोरीन के संयोजकता कोश में 2 2 4 2 6 2 8 और इस क्लोरीन के भी संयोजकता कोश में 2 2 4 2 6 2 7 और एक 8, 7 और एक 8। तो टोटल 2 8 8 इसका भी विन्यास है, 2 8 8 दोनों ने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। और क्लोरीन के बीच जो बंध हुआ उसको हम Cl-Cl, ये डैश ही सहसंयोजक बंध है, इसे हम एकल बंध कहते हैं। और एक बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, और या फिर हम उसी को 2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा हम लेते हैं द्विबंध। जैसे उदाहरण हम ऑक्सीजन का बनना ले सकते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु कक्षक को लेते हैं तो उसमें अंतिम कक्ष में, ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 2 2 4 और 2 6। दूसरे ऑक्सीजन के भी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6। इस 2 को मैंने इधर दिखा दिया साझेदारी के लिए। 2 2 4 2 6 2 8 पहले ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में, दूसरे ऑक्सीजन के भी अंतिम कक्ष में देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। दोनों ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध है, डबल बंध। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंध जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध, जिसकी चर्चा हम इसी पार्ट में थोड़ी देर बाद विस्तार से करेंगे। तीसरा होता है त्रिबंध। जैसे मैं नाइट्रोजन का बंध बनना लूं, नाइट्रोजन अणु का। नाइट्रोजन जो होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्ष में देखिए, एक नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। इसको 2 3 4 5
दूसरे नाइट्रोजन को लेते हैं, 2, 3, 4, 5। इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर दोनों बंध बनाएंगे, चूंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, इसका और इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान बराबर है, तो यहाँ पे देने या लेने से बंध नहीं बनेगा, केवल साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की बंध बनेगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बना, पहला सहसंयोजक बंध हुआ। दूसरे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बना वो दूसरा बंध हुआ, और तीसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बना वो तीसरा बंध हुआ। तो इस तरह से एकल बंध में अभी आप कार्बनिक रसायन की एक बहुत बड़ी शाखा है कार्बनिक विज्ञान, जिसमें कार्बन कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन का बंध प्रचलित है। कार्बन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, कार्बन कार्बन में सिंगल बंध भी देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच हमको डबल बंध भी देखने को मिलता है, और कार्बन कार्बन के बीच हमको ट्रिपल बंध भी देखने को मिलता है। तो अगर हम सिंगल बंध को लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, सहसंयोजक बंध अगर अकेले उपस्थित है तो वो हमेशा सिग्मा बंध होगा। अगर सहसंयोजक बंध द्विबंध के रूप में है तो याद रखेंगे आप, उसमें से हमेशा एक सिग्मा होता है और दूसरा हमेशा पाई होता है, एक सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध। और अगर सहसंयोजक बंध 3 त्रिबंध के रूप में है तो याद रखेंगे आप, एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होते हैं। तो इससे हमको ये समझ आता है कि सिग्मा बंध अकेले पाया जा सकता है, लेकिन पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है। बहुबंध के जो होते हैं उसमें जो हम इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं, जैसे हमने अभी आपको दर्शाया, जैसे हम ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ऐसा लिखे हमने, इसमें बोला कि 2, 2, 4 और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम युग्मित इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम अनाबंधी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कहते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए हम इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत सारे यौगिक हैं जिसमें हम सिंगल बंध, डबल बंध, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बंध, ऑक्सीजन डबल बंध क्या होता है, ऑक्सीजन। कैसे बनता है देख लीजिए, कार्बन के अंतिम कक्ष में 2, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 2, 4, 2, 6। इसको हम ऑक्सीजन के, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर दर्शा दिए और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसा दर्शाया, तो इसके साथ ये सहसंयोजक बंध बनाया। और दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें भी 2, 2, 4 और 2, 6, इसने इसके साथ सहसंयोजक बंध बनाया। तो कार्बन को कुल पहले 4, 5, 6, 7 और ये 8, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना होती है। कार्बन में सिंगल सिग्मा बंध होता है और दूसरा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बंध होता है। यहाँ पे भी एक सिग्मा है और ये पाई। यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग परमाणु हैं वो बंध बना रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। तो वास्तव में ये सहसंयोजी बंध है, उसमें कुछ ध्रुवता का नेचर आ जाता है। कोई भी सहसंयोजी बंध जो अलग अलग परमाणुओं के बीच बना है वो कभी भी सहसंयोजी 100% नहीं होता, उसमें कुछ सहसंयोजकता के साथ साथ आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।